आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। इससे पिछले हमने लेक्चर में बात की थी स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी का पूरा जो डिपेंड होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे होता है। तो आज इस लेक्चर में हम बात करते हैं ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। देखो, हमारे पास ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें हमारे पास है गामा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, विजिबल है, आईआर है, माइक्रोवेव है और रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स है। अब देखते हैं जो गामा रेज है, आप लोग जानते हैं फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है E इज इक्वल टू एच म्यू, यानी जो एनर्जी है हमारे पास ये डायरेक्टली रिलेटेड है किसके साथ? फ्रिक्वेंसी के साथ। एनर्जी ज्यादा होगी तो उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी तो उस रेडिएशन की एनर्जी ज्यादा होगी। सबसे हाईएस्ट एनर्जी जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास है वो है गामा रेज। ये ऊपर मैंने लिखा है लैम्डा एन नैनोमीटर, ये दिया गया है ऊपर जो मैंने लिखा है 10⁻², 10⁻0, 10⁻2, 10⁻4, 10⁻6, 10⁻10 और 10⁻12। ये इन रेस का वेवलेंथ है। और इस नीचे वाले साइड पे मैंने ये लिखा है ये इन रेस का क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी इस डायरेक्शन में, इस रेडियो फ्रीक्वेंसी से इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, जबकि वेवलेंथ इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है। अब देखते हैं कि कौन सी रेज जो है ना इसमें से जिसका एनर्जी ज्यादा है, हाईएस्ट एनर्जी है, और कौन सी रेडिएशन जिसकी एनर्जी कम है और उसका वेवलेंथ ज्यादा है या कम है। तो सबसे हाईएस्ट जिस एनर्जी जो रेज है वो है गामा रेज, उसके बाद है एक्स रेज, उसके बाद है यूवी, अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव और रेडियो फ्रिक्वेंसी। अब देखते हैं कि इन रेस का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में से हर एक रेस का जब ये मेटल के साथ टकराती है, मेटल को हिट करती है, तो मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस काज करती है उन मेटल्स की। अब कौन सा रेडिएशन कौन सा चेंज लाती है किस मैटर में, तो आज इस लेक्चर में वो देखते हैं। तो यहां मैं लिखता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और यहां मैं लिखता हूं चेंज इन मैटर, चेंज इन मैटर। अब कौन सा रेडिएशन कौन सा चेंज ला सकती है मैटर में? तो पहला है गामा रेज, पहला है गामा रेज। गामा रेज, गामा रेज क्या करती है? गामा रेज चेंज करती है न्यूक्लियर चार्ज को। यहां मैं लिखता हूं न्यूक्लियर चार्ज को। नंबर टू है एक्स रेज। एक्स रे क्या करती है? एक्स रे काज करती है इनर्शियल ट्रांजिशन। इसी तरह इसके बाद है यूवी और विजिबल दोनों, यूवी अल्ट्रावायलेट और विजिबल दोनों जो है ये काज करती है इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। चौथे नंबर पर है आईआर जो रेडिएशन है ये काज करती है वाइब्रेशन को। इसी तरह जो माइक्रोवेव है, फिफ्थ नंबर पे है माइक्रोवेव क्या करती है? मॉलिक्यूलर रोटेशन काज करती है, ये काज करती है मॉलिक्यूलर रोटेशन। और लास्ट नंबर जो है ये रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव है, ये क्या करती है? ये स्पिन काज करती है, स्पिन जो होता है ये एक्सचेंज होता है। ये हम डिस्कस करेंगे इन एनएमआर में, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर डिटेल से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये है फंक्शन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। गामा रेज न्यूक्लियर चार्ज, एक्स रे जो है एनर्शियल ट्रांजिशन काज करती है,
यूवी विजिबल जो है ये इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन काज करता है। इसी तरह IR जो है इंफ्रारेड ये वाइब्रेशन काज करती है, और माइक्रोवेव जो है ये मॉलिक्यूलर रोटेशन काज करती है, जबकि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है वो स्पिन एक्सचेंज काज करती है। अब देखते हैं एनर्जी और फ्रिक्वेंसी के दरमियान रिलेशन क्या है। देखो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि जो एनर्जी है डायरेक्टली रिलेटेड है फ्रिक्वेंसी के साथ। एनर्जी जो है फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि एनर्जी जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड है फ्रिक्वेंसी के साथ। अब जब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो इसके जगह कांस्टेंट लगाऊंगा, कांस्टेंट जो है OH है, तो H म्यू इसको कहते हैं प्लांक कांस्टेंट, और इस इक्वेशन को कहते हैं प्लांक्स इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और हम ये भी जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो यहाँ पे C जो है वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगेगा और C बाई लेमडा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। अब ये जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है ये मैं लगाऊंगा इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम इज इक्वल टू H, और लेमडा जो म्यू है इसकी जगह मैं C बाई लेमडा लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा HC बाई लेमडा। तो ये इक्वेशन हमारे साथ बने। अब इस इक्वेशन का क्या मतलब है? इस इक्वेशन का मतलब है कि जो एनर्जी है वो डायरेक्ट इनवर्सली रिलेटेड है किसके साथ? वेवलेंथ के साथ। तो जिन रेस का वेवलेंथ कम होगा उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, उनके पास एनर्जी ज्यादा होगी। जिन रेडिएशन का वेवलेंथ कम होगा उनकी एनर्जी ज्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा। लेकिन जिनका वेवलेंथ ज्यादा हो गया, वेवलेंथ ज्यादा मीन लॉन्गर वेवलेंथ है, तो उसकी एनर्जी भी कम होगी और उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। तो इसमें से जो सबसे कम वेवलेंथ रेज है, सबसे स्मॉलेस्ट जिसका वेवलेंथ है वो गामा रेज है 10⁻² नैनोमीटर में। तो इसका मतलब है कि 10⁻³ नैनोमीटर वाले जो रेज है उसका वेवलेंथ तो कम है, इसका एनर्जी ज्यादा होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद क्या है? उसके बाद फिर एक्स रेज है, तो एक्स रेज की एनर्जी बनिस्बत गामा रेज की कम होगी, क्योंकि उसका वेवलेंथ बनिस्बत गामा रेज के थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 10⁻² नैनोमीटर है, यहाँ पे ज्यादा है 10⁻0 नैनोमीटर में है। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली रिलेशन है, जबकि एनर्जी फ्रीक्वेंसी का रिलेशन वेवलेंथ के साथ इनवर्स है। मीन जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी कम होगी, जिसका वेवलेंथ कम होगा उन रेस का एनर्जी और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। अब देखो, जब भी कोई एटम या मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, जब भी कोई मॉलिक्यूल, देखो ये मॉलिक्यूल है या एटम है, जब भी वो एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, तो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब कोई एटम या मॉलिक्यूल उनको एब्जॉर्ब करता है तो उन एटम के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर होता क्या है? तो देखो, इन केस ऑफ एटम, फर्स्ट इन केस ऑफ एटम के केस में, यानी अगर एटम, कोई एटम है हमारे पास और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उस एटम के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइट होते हैं। तो इन केस ऑफ एटम एक्साइटेशन होता है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटम के केस में जब भी एटम एब्जॉर्ब करता है EMR यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, तो उस केस में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं उन एटम के अंदर वो एक्साइटेड हो जाता है, एक्साइट स्टेट में, या प्रोमोट हो जाता है, एक्साइट स्टेट में चले जाते हैं। नंबर 2, अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं, इन केस ऑफ मॉलिक्यूल जब EMR को एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, तो क्या होता है? नंबर 1, चेंज आता है इन किस चीज में? मॉलिक्यूलर रोटेशन में, मॉलिक्यूलर रोटेशन में चेंज आता है, नंबर 1। नंबर 2, बॉन्ड जो होता है, वाइब्रेशन ऑफ बॉन्ड में चेंज आता है। उस मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड है वो जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करता है वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। तो वाइब्रेशन क्या होता है? बॉन्ड वाइब्रेशन जो होता है उसका, उसमें चेंज आता है, चेंज इन द बॉन्ड वाइब्रेशन। तीसरा क्या होता है?
स्ट्रेचिंग काज होती है, स्ट्रेचिंग होती है उसमें। और चौथे नंबर पे उसमें बेंडिंग काज हो जाती है, बेंडिंग काज करता है। अब ये हम डिटेल से जब हम पढ़ेंगे इन रेडिएशंस को डिटेल के साथ वन बाय वन, हम अगले लेक्चरों में डिटेल से डिस्कस करेंगे कैसे ये स्ट्रेचिंग काज करता है, कैसे बेंडिंग काज करता है, कैसे बॉन्ड वाइब्रेशन काज करता है, कैसे मॉलिक्यूलर रोटेशन, मॉलिक्यूल की रोटेशन में चेंज लाती है। तो ये क्या होता है इन केस ऑफ एटम, क्या हुआ इन केस ऑफ एटम, जब भी कोई एटम इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो उसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है, मीन एक्साइटेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, नंबर वन। नंबर टू, अगर कोई मॉलिक्यूल इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूलर रोटेशन काज होती है, नंबर वन। नंबर टू, उन मॉलिक्यूल में जो बाण होते हैं वो जिस फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करते हैं उन वाइब्रेशन में चेंज आता है। नंबर थ्री, उसके दरमियान जो स्ट्रेचिंग होता है उस स्ट्रेचिंग में चेंज आता है। और नंबर फोर, उनमें बेंडिंग काज हो जाती है, बेंडिंग काज करता है। ये कैसे होता है अगले लेक्चरों में हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे।